Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to study about most important questions of Indian Growth and Development Semester 6 BA program और BA Honors. So इसके हम most important questions वो करेंगे. First question is economic strategies during the Nehruvian era 1950s to 1960s and their outcomes. यानी कि इंडिया की जो economic strategies थी, नेहरूवियन era हम उस era को बोलते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने रूल किया था, जो कि 1947 से आई थिंक 1964 तक है. तो इसके बीच में इंडिया की क्या इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज थी, वी विल लर्न अबाउट दैट. फर्स्ट इज इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल. मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल वो था कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं. तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो एक कंबाइंड फीचर्स थे, उसमें सोशलिज्म के और कैपिटलिज्म के भी. जो प्राइवेट सेक्टर था उसको लीड मेन रोल दिया था, और जो प्राइवेट सेक्टर था वो काफ़ी सारे रेगुलेशन यानी कि गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा था, उसको फुल फ्रीडम नहीं मिली थी. सेकेंड है प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडियन गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया था 1950 में, ताकि 5 ईयर प्लान्स को लाया जाए और इंडिया की ग्रोथ में हेल्प हो. जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो आया था 1951 टू 1956 के बीच में, जिसमें जो मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर पे और इरिगेशन पे. लेटर ऑन जो 5 ईयर प्लान्स आए थे उसमें फोकस एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आया था. सेकेंड है एम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, कि गवर्नमेंट ने उस समय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पे ज़्यादा फोकस किया था, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाने पे, जैसे कि भेल हो गई और जैसे स्टील, कोल और पावर, मशीन, टूल्स, इसको बनाने पे जो इंडिया की इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्रीज़ है, उनको बिल्ड करने पे ज़्यादा फोकस किया था. और जो की इंडस्ट्रीज़ थी उनको पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करता था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 के अंडर. फोर्थ है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शनिज्म. यानी इंडिया ने अभी उसको आज़ादी मिली थी, तो इसलिए इंडिया नहीं चाहता था कि अब वो और फॉरेन गुड्स को इम्पोर्ट करे, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत एक्सप्लॉइट हो गया था ब्रिटिश के फिनिश्ड गुड्स से. तो इंडिया ने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो किया कि कम से कम इम्पोर्ट हमें करना है और जो मोस्टली हमें गुड्स हैं अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करना है. इसलिए इंडिया ने हाई टैरिफ्स और क्वार्टर्स लगाए थे ताकि इंडिया की इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हो सकें फॉरेन कंपटीशन से. फिफ्थ है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन अर्ली प्लान्स. हमने कहा कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया था. एग्रीकल्चर पे जब फोकस नहीं हुआ तो उससे इंडिया में फूड शॉर्टेजेस देखने को मिली थी, जिस वजह से हमें फूड इम्पोर्ट्स करने पड़े थे. इसकी आउटकम क्या होती है नेहरूवियन एरा की? फर्स्ट है इंडस्ट्रियल बेस. इंडिया का क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया था इस एरा में बहुत ज़्यादा, सो इस इंडिया का एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल बेस बन गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया था. भेल, सेल, ONGC जैसे इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी. इंडिया ने एक मॉडेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्सपीरियंस किया. GDP 3.5% पर annum ग्रीव हो गई थी. इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं. एंड पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई थी. नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंसीज. यानी कि जो पब्लिक सेक्टर था, क्योंकि कोई भी बाहर का कंपटीशन नहीं था इंडस्ट्रीज़ में, तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट बन गई थी. इवन जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता था लाइसेंसिंग के थ्रू. फोर्थ से एग्रीकल्चरल क्राइसिस, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, क्योंकि ज़्यादातर फोकस इंडस्ट्रीज़ पे था और एग्रीकल्चर को एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया था. इस वजह से फूड इनसिक्योरिटीज़ हमें देखने को मिली थी. और 1960s में इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया, HYV सीरीज इंट्रोड्यूस हुए. Fifth point is laying the foundation for future growth. Despite limitation, the era has established the institutional and industrial groundwork for India's future development. यानी कि भले ही इस एरा में काफ़ी ज़्यादा limitations थी, लेकिन still इस एरा ने एक institutional और industrial groundwork establish किया है इंडिया में. So in conclusion, we can say Nehruvian era laid the foundation for India's industrial and economic planning framework. While it helped build a strong public sector and basic infrastructure, limited focus on agriculture and over-regulation hindered overall growth. Despite this shortcoming, it set the stage for future reforms and development. यानी कि नेहरूवियन एरा ने एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक प्लानिंग का फ्रेमवर्क लेट डाउन किया. उसने हमारे पब्लिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया. भले ही एग्रीकल्चर पे लिमिटेड फोकस था, पर स्टिल डिस्पाइट द शॉर्टकमिंग्स
नेहरूवियन एरा ने एक स्टेज सेट करा फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज़ इकोनॉमी। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होता है जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं, मींस इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज़। इंडिया पहले एक क्लोज इकोनॉमी थी, यानी कि वो किसी भी कंट्री के साथ ज़्यादा ट्रेड नहीं करती थी बिकॉज ऑफ द आर पास्ट ट्रॉमा, कि हमें ये डर था कि दोबारा कहीं इंडिया एक कॉलोनी ना बन जाए। तो इंडिया काफ़ी समय तक एक क्लोज इकनॉमी रही अंटिल 1991, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए और इंडिया की इकनॉमी को ओपन कर दिया गया और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया गया। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इन्फ्लुएंस किया इंडियन इकोनॉमी को, जो कि क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्रेड लिबरलाइजेशन 1991 रिफॉर्म्स के बाद ट्रेड बैरियर्स को, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को हटा दिया गया और काफ़ी सारी एमएनसीज़ इंडिया में आई, उन्होंने आगे ट्रेड किया, इससे इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़े। नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जब बाहर की कोई कंपनी या बाहर के कोई इंडिविजुअल्स दूसरी कंट्री के इंडिया में या किसी भी और कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उसको एफडीआई बोलते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी हेल्प करा एफडीआईज़ को बढ़ाने में, काफ़ी सारे एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया इंडिया में। इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ। थर्ड है ग्रोथ ऑफ आईटी एंड सर्विस सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर को इंक्रीज़ करने में। इसने इंडिया की आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री को बूस्ट किया और सिटी जैसे कि बेंगलुरु और हैदराबाद आज के समय पे ग्लोबल टेक हब्स हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की ग्लोबलाइजेशन ने, क्योंकि जैसे कि बाहर की एमएनसीज आके इंडिया में काम कर रही थी, तो उससे क्या हो रहा था, जो इंडिया के लोग हैं उनको जॉब्स मिल रही थी, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। फिफ्थ है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र एंड इनोवेशन। जब ग्लोबलाइजेशन हुई तो बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया ने अडॉप्ट की, इससे क्या हुआ, इंडिया की फार्म्स जो हैं बहुत मॉडर्नाइज हुई, इससे इंडिया को एक बेटर टेक्नोलॉजी मिली, इससे हमारी एफिशिएंसी और इनोवेशन दोनों इंक्रीज़ हुए। चैलेंजेस ये थे कि इस ग्लोबलाइजेशन में रूरल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को उतने बेनिफिट नहीं मिल पाए थे और ओवरऑल इम्पैक्ट यही था, जीडीपी ग्रोथ, हमारी जीडीपी की ग्रोथ हुई, इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस इंक्रीज़ हुई और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मॉडर्नाइज हुई। सो इन कंक्लूजन वी कैन से ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू अ मोर डायनामिक and outward looking economy. It boosted growth and created new opportunities, but also exposed structural weaknesses that require continued reforms and inclusive strategies. Next question is, how have technological advancements such as precision agriculture impacted Indian farming practices? यानी कि जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुई, एडवांसमेंट्स हुई, उन्होंने इंडियन फार्मिंग प्रैक्टिसेस को कैसे अफेक्ट किया, इसमें पर्टिकुलरली हमें प्रिसिजन एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड प्रिसिजन एग्रीकल्चर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो खेती की ज़मीन होती है उसको एज अ होल स्टडी करने के बजाय उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि मान लो कौन सा पार्ट है ज़मीन का जिसमें जो ज़्यादा मॉइस्ट है, जिसमें ज़्यादा वाटर है, कौन सा पार्ट ज़्यादा ड्राई है, किस पार्ट पर ज़्यादा प्लांट्स उग रहे हैं, क्योंकि एक पूरी ज़मीन पूरी तरह से सेम नहीं हो सकती। तो ज़मीन के छोटे छोटे पार्टों को देखा जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, टूल्स का यूज़ होता है, जैसे GPS का यूज़ होता है, सेंसर्स का यूज़ होता है, फ़ोटोज़ पिक्चर्स ली जाती हैं सैटेलाइट से, ताकि लैंड को अच्छे से देख पाएँ और उस अकॉर्डिंगली उसमें क्रॉप्स को उगा पाएँ। इसको प्रिसिजन एग्रीकल्चर बोलते हैं। So Indian agriculture has traditionally been dependent on monsoons and labor-intensive practices, leading to low productivity and inefficiencies. So India का जो ट्रेडिशनल हम खेती करते हैं वो बेसिकली हमारी बारिश, यानी कि बारिश होगी तो फसल कटेगी, वरना नहीं कट पाएगी, वरना फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। और जो लेबर इंटेंसिव यानी कि जो लोग होते हैं वही हल चलाते हैं और पूरा पसीना बहा के खेत में काम करते हैं, जिस वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत लो प्रोडक्टिविटी होती थी, यानी कि उतने गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते थे एग्रीकल्चर सेक्टर से। भले ही वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी एंगेज थे, स्टिल उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। सो विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट देयर वाज अ नीड फॉर मॉडर्न सॉल्यूशन।
Technological advancements, especially precision agriculture, have emerged as tools to improve farm output and sustainability. So जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, रिसोर्सेज कम पड़ती रहीं, तो मॉडर्न सॉल्यूशंस की नीड बढ़ती गई. इसलिए हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने कैसे हेल्प करी है, कैसे इम्पैक्ट किया है फार्मिंग प्रैक्टिसेस को. तो फर्स्ट इज प्रिसिजन एग्रीकल्चर. तो इसमें हम GPS का, सेंसर्स का और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं. टारगेटेड फार्मिंग करते हैं इसका यूज़ करके हम. इट हेल्प्स इन प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ वाटर, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स. कि ये नहीं कि हम पूरे के पूरे लैंड पर ही पानी डाल देंगे. हम लैंड को स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन सा पार्ट ज़्यादा ड्राई है और किस पार्ट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है. फर्टिलाइज़र्स कौन से पार्ट को चाहिए, कौन से लैंड के कौन से पार्ट में ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं. तो ऐसे स्टडी करके बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में हमें एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग करनी है. नेक्स्ट इज़ फॉर इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी. सो टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी. So technology enhances crop yields by minimizing resource wastage, encourages use of high yield seeds and scientific farming. So इसमें हमने HYP सीड्स के यूज़ को encourage किया था. हमारी जो फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी और वेस्टेज कम से कम होती थी. यानी कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस में मेनली वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो वाटर वेस्टेज बहुत कम हुई. फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड की वेस्टेज बहुत कम हुई. सो क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग. पहले क्या था कि जो फार्मर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ मानसून को अंदाज़ा देख के लगाते थे, लेकिन अब क्या था, फॉरकास्टिंग टूल्स आ गए और मोबाइल ऐप्स आ गए जिससे वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली फार्मर्स को. इससे जो क्रॉप लॉस, जो मतलब कि जो फसल ख़राब हो जाती थी अचानक आंधी तूफान आने से, वैसे जो इंसिडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए. फोर्थ इज़ एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट. माइक्रो इरीगेशन, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम कंजर्व वाटर. यानी कि जो माइक्रो इरीगेशन ड्रिप देखा होगा कि एक फुहारा जैसा लगता है, पूरे में पानी डाल देता है, स्प्रिंकलर उसको हम बोलते हैं. इन सब मेथड ने बहुत ज़्यादा पानी को बचाने में हेल्प करी. एंड गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक PMKSY प्रमोट दीज टेक्नोलॉजीज़. प्लस जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, जिस पे फोकस किया गया था इरिगेशन पे और वाटर कंजर्वेशन पे, उन सब स्कीम्स ने भी काफ़ी हेल्प करी और इन टेक्नोलॉजीज़ को और भी प्रमोट किया. सो इस योजना में बेसिकली जो वाटर को कंजर्व करने पे और बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस पे फोकस था. तो इरिगेशन प्रैक्टिसेस कैसे इंप्रूव हुई, टेक्नोलॉजी के यूज़ से इंप्रूव हुई. फिफ्थ है बेटर मार्केट एक्सेस. नाम एंड एग्री ऐप्स हेल्प फार्मर्स एक्सेस रियल टाइम मार्केट प्राइसेस. यानी कि बिल्कुल फिजिकली आपको चल के मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है. हम घर बैठे ऐप्स के यूज़ करके ही प्राइसेस को पता लगा सकते हैं. इस वजह से क्या हुआ कि जो फार्मर्स थी उनकी जो डिपेंडेंसी थी मिडल मैन पे. मिडल मैन कौन था कि जो कोऑपरेट करता था सिटीज़ और विलेजेस के बीच में, उस पर डिपेंडेंसी कम हो गई और इससे ऑब्वियसली पैसा भी कम वेस्ट होता था फार्मर्स का. देन रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्टेज. Automation reduces labor cost and post-harvest losses, helps small farmers make informed decisions. टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, काफ़ी सारी हेल्प हुई. वेदर फोरकास्टिंग हो रही है, फसल ख़राब नहीं हो रही, तो हमारा पैसा बच रहा है. लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बच जा रही है. इरिगेशन प्रैक्टिसेस इंप्रूव हो गई, उससे कॉस्ट बच रही है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा. तो इस वजह से टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी कॉस्ट को रिड्यूस करने में और वेस्टेज को रिड्यूस करने में. पर काफ़ी सारी हमें लिमिटेशंस यानी कि चैलेंजेस भी थे. जैसे कि इक्विपमेंट का जो कॉस्ट था, यानी कि जो इनोवेशंस हुई, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई हैं, अलग अलग मेथड आए हैं इरिगेशन के, तो उसमें अलग अलग इक्विपमेंट भी लगेंगे. तो उनका कॉस्ट काफ़ी हाई था जो कि स्मॉल फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. सेकेंड है लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी थी रूरल एरियाज़ में, यानी कि उनको अवेयरनेस ही नहीं थी. तो ये भी कुछ लिमिटेशंस थी. एडॉप्शन इज स्लोअर अमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. यानी कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स में काफ़ी कम था. इसका रीज़न क्या था, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ रिसोर्सेज, यही. सो ओवरऑल इम्पैक्ट यही था कि टेक्नोलॉजी ने फार्मिंग को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया, डेटा ड्रिवन और सस्टेनेबल बना दिया. इन कंक्लूजन, प्रिसिजन एग्रीकल्चर हैज़ ब्रॉट अ पॉजिटिव शिफ्ट इन इंडियन फार्मिंग बाय मेकिंग इट मोर प्रोडक्टिव, रिसोर्स एफिशिएंट एंड environmentally sustainable. It represents a modern approach to agriculture that support both economic and ecological well-being. Our next question is, how has technology influenced the growth of IT sector, particularly in IT and BPO? अभी हमने पढ़ा कि टेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इन्फ्लुएंस किया, उसकी ग्रोथ में कैसे हेल्प करी. नाउ वी विल स्टडी कि सर्विस सेक्टर को टेक्नोलॉजी ने कैसे इन्फ्लुएंस किया और क्या रोल रहा टेक्नोलॉजी का. फर्स्ट इज़ एक्सपेंशन ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर. एडवांसमेंट इन इंटरनेट, cloud computing and networking enabled rapid growth of IT services. Cities like Bengaluru and Hyderabad became major IT hubs. So जैसे ही टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई,
तो इंटरनेट अच्छा हुआ, नेटवर्किंग अच्छी हुई, क्लाउड कंप्यूटिंग आई, तो इससे क्या हुआ, आईटी सर्विसेज में रैपिड ग्रोथ देखने को मिली, जिसकी वजह से बेंगलुरु और हैदराबाद जैसी सिटीज़ मेजर आईटी हब्स बन गई। सेकेंड है राइज ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। बीपीओ क्या होता है, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, तो वो अपने जो कुछ प्रोसेस होगा, कुछ काम होगा, वो किसी थर्ड पार्टी से करवाएगी। इसको हम बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एग्ज़ाम्पल हम बोल सकते हैं कॉल सेंटर्स का, डेटा एंट्री का। जैसे कॉल सेंटर्स में क्या होते हैं, वो फ़ोन करके आपको लोन की पेमेंट करने के लिए बोलेंगे या कुछ चीज़ बाय करने के लिए बोलेंगे। सो कॉल सेंटर, डेटा एंट्री, मार्केटिंग, ये सब बीपीओ के हम एग्ज़ाम्पल बोल सकते हैं। So voice over internet protocol and high speed data services enable 24/7 customer support। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, जिसमें हमें लाइक जो ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइंस होती थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती फ़ोन कॉल्स करने की, हम इंटरनेट पर भी फ़ोन कॉल कर सकते हैं। एंड इसने क्या किया, VoIP और हाई स्पीड डेटा सर्विसेज ने कस्टमर सपोर्ट को और अच्छा कर दिया। एंड इंडिया बिकेम अ ग्लोबल आउटसोर्सिंग सेंटर फॉर सर्विसेज लाइक कस्टमर केयर, HR एंड फाइनेंस। इस वजह से इंडिया एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग सेंटर बन गया कस्टमर केयर, HR और फाइनेंस के लिए। सो आई होप आपको बीपीओ समझ में आ गया होगा। बीपीओ यही होता है कि जब एक कंपनी अपने कुछ काम थर्ड पार्टी से करवाती है ताकि वो अपने मेन फंक्शंस पे फोकस कर पाए। इससे उनका टाइम भी ना कम यूटिलाइज़ होता है, रिसोर्सेज कम यूटिलाइज़ होती हैं और काम एफिशिएंटली हो जाता है, तो इसको हम बीपीओ बोलते हैं। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। टेक्नोलॉजी लेड सर्विस ग्रोथ क्रिएटेड मिलियंस ऑफ जॉब्स इन अर्बन इंडिया, यानी कि काफ़ी सारी जॉब्स, मिलियंस ऑफ जॉब्स अर्बन इंडिया में क्रिएट हुई टेक्नोलॉजी के यूज़ से। प्लस जो स्किलफुल यूथ थी, जिनको काम आता था, जिनके पास स्किल्स थी, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा एनालिटिक्स में और टेक सपोर्ट में अपना करियर बनाया। उनको वहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फोर्थ है कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, इन सब ने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर दिया। जो टाइम यूटिलाइज़ होता था उसको कम कर दिया। अब क्या होता है, हम प्रेजेंटेशंस जो होते हैं वो ईज़िली बना लेते हैं AI की हेल्प से। फास्टर सर्विसेज डिलीवरी हेल्प अट्रैक्ट इंटरनेशनल क्लाइंट। सो ग्लोबलाइजेशन से इन टेक्नोलॉजी से इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत इम्प्रूव हुआ, जिसकी वजह से इंडिया की जो सर्विस डिलीवरी सर्विस थी वो और इम्प्रूव हुई और इंटरनेशनल क्लाइंट्स अट्रैक्ट हुए। फिफ्थ है फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सपोर्ट। IT and BPO services became leading contributor to India's export earning, increased foreign exchange reserves and strengthened India's global economic position। जो IT और BPO सर्विस थी वो मेन कंट्रीब्यूटर बनी इंडिया की एक्सपोर्ट अर्निंग्स में, और इससे इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो भी इंक्रीज़ हुए और इंडिया की ग्लोबल पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड और स्ट्रॉन्ग बनी। डिजिटल सर्विस ग्रोथ, जैसे कि सेक्टर्स की फिनटेक, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सब और भी ज़्यादा फ्लरिश हुए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे कि डिजिटल इंडिया, इन्होंने टेक्नोलॉजी को इंडिया में और भी ज़्यादा, टेक्नोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने में हेल्प करी कि अब काफ़ी ज़्यादा लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। सो इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स, ये सब में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। सो ओवरऑल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी का जो सर्विस सेक्टर पे ये रहा है कि सर्विस सेक्टर को टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक ग्लोबल लीडर बना दिया इंडिया को इन IT एंड आउटसोर्सिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे। तो फर्स्ट है स्टैगनेंट एग्रीकल्चर। इंडिया का जो एग्रीकल्चर था उसमें बहुत कम प्रोडक्टिविटी थी। इवन जो हमारी टेक्निक्स यूज़ होती थी वो बहुत आउटडेटेड थी, यानी कि टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स थी वही पुरानी घिसी हुई टेक्निक्स यूज़ होती थी। और इट हेविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हमारा जो एग्रीकल्चर था वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट था और बहुत पुअर इरिगेशन सिस्टम था।
फर्टिलाइज़र्स, मशीनरी, ये सब नहीं था। लैंड टेन्योर सिस्टम, जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम था, जिन्होंने फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया। तो इन सब वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर का हाल था वो बहुत बेकार था उस समय। सेकेंड है अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत कम थी, क्योंकि ब्रिटिश थे, उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रीज़ बनने ही नहीं दी। उनका मेन फोकस था इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना और उनको बाहर ब्रिटेन में लेके जाना और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में बेचना। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हुई, ब्रिटेन में हो पाई, लेकिन इंडिया में इंडस्ट्रीज़ कभी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई। तो इंडिया की कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ थी वो थी जूट की, कॉटन की और शुगर की। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज थी वो ऑल ओवर इंडिया बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। कुछ कुछ रीजन्स थे जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, जैसे कि बॉम्बे, लेकिन बाकी सारे जो रीजन्स थे वहाँ पे बिल्कुल भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रीजनल इम्बैलेंसेस थे इंडिया में। कुछ एरियाज़ थोड़ी बहुत डेवलप्ड थे और लेकिन कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। फोर्थ है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, यानी कि बहुत ज़्यादा आबादी जो थी इंडिया की, वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी। एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी थी इंडिया में। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल था अर्बन और रूरल एरियाज़ में। सोशल इंडिकेटर्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सब भी बहुत ख़राब थे। इवन जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो सिर्फ 32 ईयर्स था उस समय। नाउ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर हर जगह बहुत बैकवर्ड और आउटडेटेड टूल्स का यूज़ होता था। टेक्नोलॉजी इंडिया में ना के बराबर थी उस समय। बहुत कम इनोवेशंस था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी और स्किल मैन पावर की भी कमी थी। 6 है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेबर एंड कैपिटल वर नॉट एफिशिएंटली यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के पास लेबर तो था, यानी कि लोग थे काम करने के लिए, लेकिन उनका एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिली। तो जो लार्ज पार्ट ऑफ वर्क फोर्स था, यानी कि जो मोस्टली लोग थे, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही एंगेज थे। Natural resources remained untapped or exploited without value addition. 7th है फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। इंडिया उस समय रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करता था और जो फिनिश्ड गुड्स है, जो बने बनाए गुड्स है, उनको इंपोर्ट करता था ब्रिटेन से। इस वजह से इंडिया की जो इकनॉमी थी बहुत एक्सट्रैक्टिव थी, यानी कि इंडिया को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट कर दिया था। इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं होता था फॉरेन ट्रेड से उस समय। The pattern of trade was exploitative and did not support national development. इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस जाता था, यानी कि रॉ मटेरियल्स जब इंडिया एक्सपोर्ट करता था, लेकिन उससे इंडिया का कोई भी फ़ायदा नहीं होता था, सिर्फ उससे ब्रिटेन का फ़ायदा होता था। इससे इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि इंडिया की जो वेल्थ थी, पैसा था, वो ड्रेन होता जा रहा था। 8th है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी रोड्स, रेलवेज़, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब ब्रिटिश के हेल्प करने के लिए बनाए गए थे। रोड्स, रेलवेज़ इसलिए बनाए गए थे ताकि जो ब्रिटिश हैं वो अपने गुड्स को ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। पोर्ट्स इसलिए बनाए गए थे ताकि वो गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को ईज़िली एक्सपोर्ट कर पाएँ ब्रिटेन में। उनका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि इंडिया की डेवलपमेंट हो। इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब था। इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग सर्विस भी बहुत कम थी। 9th है डेमोग्राफिक कंडीशंस। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने पहले भी बताया कि 32 ईयर्स थी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था, यानी कि 218 पर 1000 बर्थ, यानी कि 218 बच्चे पर 1000 बर्थ में मर जाते थे। लिटरेसी रेट सिर्फ 16% था और फीमेल लिटरेसी रेट तो सिर्फ और सिर्फ 7% ही था उस समय। हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब थी और रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा। 10th पॉइंट हमारा ये है कि प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जो 70 to 75% पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी। सिर्फ कम ही लोग थे बहुत जो कि इंडस्ट्रीज़ में और सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। ये दिखाता है कि इंडिया में लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन थी और बहुत ही ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था।
Our next question is, what are the key government initiatives for promoting inclusive and sustainable development in India? यानी कि इंडिया में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए. तो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. स्पेशली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मोस्टली लोग जो थे वो पुअर हैं, रूरल हैं और नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट थे. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे फोकस किया. फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड इनिशिएटिव, जिसमें आता है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि वो 100 दिन तक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी लोगों को. सेकेंड है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना DDU-JKY, जो कि स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है और जो रूरल यूथ है, यानी कि जो गांव में जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने पे फोकस करती है. एजुकेशन और हेल्थ के लिए सर्व शिक्षा अभियान एंड समग्र शिक्षा अभियान को लाया गया, विच प्रमोट यूनिवर्सल एक्सेस टू एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सबको एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन मिलेगी. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना PMJY, which offers free healthcare services to over 10 crore poor families. Then है National Rural Mission NRHM, which strengthen the healthcare delivery in the rural areas. थर्ड आता है हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल सस्टेनेबिलिटी, जिसमें फर्स्ट आती है परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, विच प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिड्यूसेस केमिकल यूसेज. ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है और जो केमिकल्स का यूज़ होता है उसको रिड्यूस करने की बात करती है, रिड्यूस करने पर फोकस करती है. सेकेंड है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, जो कि फोकस करती है इरिगेशन प्रैक्टिसेस को और इम्प्रूव करने में और वाटर कंजर्वेशन में, इसके थ्रू माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स के थ्रू. सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, विच एनकरेज द बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी. फोर्थ में फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में फर्स्ट आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, विच ब्रिंग्स अनबैंक्ड पॉपुलेशन इनटू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो लोग बिल्कुल जिनको बैंक के बारे में पता नहीं है और वो बैंक पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लाना, उनको लोन प्रोवाइड करना. देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT, which ensures subsidies and benefits reach beneficiary directly, reducing leakages. Second है आधार enabled services, provide a digital identity for accessing government schemes transparently. फिफ्थ है इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव्स, यानी कि क्लाइमेट के लिए और इन्वायरमेंटल के लिए गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, a mission that covers solar energy efficiency and sustainable agriculture. फिर आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, promotes the use of solar energy globally and support clean energy access in India. इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ग्लोबली सोलर एनर्जी के यूज़ को प्रमोट किया गया है, यानी कि सनलाइट का यूज़ करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, न कि कोल यूज़ करके फॉसिल फ्यूल्स को एक्सप्लॉइट करना है. देन आता है हमारा स्वच्छ भारत मिशन, विच एम्स एट इम्प्रूविंग सैनिटेशन एंड हाइजीन, कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ एंड environmental sustainability. So in conclusion, through a wide range of schemes and policy, Indian government has actively worked to promote development that is both inclusive and sustainable. यानी कि अपनी स्कीम्स और पॉलिसी से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है इंडिया में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में. इन इनिशिएटिव्स ने इंडिया की इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल डायमेंशंस पे फोकस किया, और ये इंश्योर किया जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक पहुंच पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन सर्विस सेक्टर एंड हाउ इट इज़ स्ट्रक्चर्ड. इंडियन सर्विस सेक्टर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और ये कैसे बना हुआ है, कैसे स्ट्रक्चर्ड है. तो सर्विस सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में. ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो GDP है
और सर्विस सेक्टर बहुत डाइवर्स है, इसमें काफ़ी सारी सर्विस हैं जो कि बेसिक पब्लिक यूटिलिटीज़ टू एडवांस आईटी सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तक जाती हैं. इट इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन. फर्स्ट आती है हमारी प्राइमरी सर्विसेज, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और पुलिस आते हैं. ये जो सर्विसेज हैं बेसिकली ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं और प्रोवाइड की जाती हैं, और ये सोशल वेलफेयर और नेशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सेकेंड आती है हमारी सेकेंडरी सर्विसेज, जिसमें हमारा प्रोडक्शन एंड ट्रेड जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और टूरिज़्म आता है. These are the key enablers for smooth functioning of economy, particularly for agriculture and industry. Next है tertiary और advanced services, which is comprised of high value technology intensive services like information technology, IT, BPO, business process outsourcing, financial services, software development, consultancy and media. So tertiary और advanced services में BPO, IT ऐसी सर्विस आती हैं. India is globally recognized for its strength in IT and BPO services, which have become major source of foreign exchange and employment. यानी कि IT और BPO सर्विस एक मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि काफ़ी सारे लोग इंटरनेशनली, काफ़ी सारी कंपनीज इंटरनेशनली इंडिया की IT और BPO सर्विसेज को यूज़ करती है. सो आउटसोर्सिंग बेसिकली आउटसोर्सिंग का एग्जाम्पल है. So in conclusion, we can say that Indian service sector is diverse and dynamic, structured into primary, secondary, and advanced services. It not only supports other sectors but also drives economic growth, especially through global export and digital transformation. Its continued development is essential for sustainable, sustained, and inclusive. Discuss the major challenges faced by agricultural sector in India and steps taken by government to address them. कि इंडिया ने मेजर चैलेंजेस कौन से हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो इंडिया ने फेस करा है, और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उसको एड्रेस करने के लिए. तो जैसे कि हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन उसको हम बोलते हैं, क्योंकि अभी तक 40% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही एंगेज हैं. सो इन काफ़ी सारे इश्यूज़ हमें फेस करने को मिलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें पहला आता है लो प्रोडक्टिविटी. लो प्रोडक्टिविटी क्यों है? क्योंकि जो लैंड था वो स्मॉल और फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स में डिवाइडेड था. फ्रैगमेंट यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड था, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी. सेकेंड है डिपेंडेंसी ऑन मानसून. जो हमारा एग्रीकल्चर था वो मानसून से डिपेंडेंट था काफ़ी ज़्यादा, कोई भी इरीगेशन प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम नहीं था. यानी कि जो लोग फार्मर्स की फसल थी वो जब बारिश आएगी उसी पे डिपेंडेंट थी, वरना उनकी फसल जो थी वो सूख जाती थी. इनएडिक्वेट इरीगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. लोगों एग्रीकल्चर में उस समय इरीगेशन सर्विसेज बहुत कम थी. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, यानी कि जो फसल थी जब तक वो बाहर जाती थी, बिकने जाती थी, काफ़ी समय तक वो सड़ भी जाती थी. तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, जिस वजह से अगेन हमारी प्रोडक्टिविटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता था. फोर्थ है राइजिंग इनपुट कॉस्ट. यानी कि जो सीड्स हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे, फर्टिलाइज़र्स, डीजल, इन सब के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे, जिस वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन्स था वो बहुत कम हो गया था फार्मर्स का. यानी कि फार्मर ज़्यादा पैसा कमा नहीं पा रहे थे. मार्केट इनएफिशिएंसीज, मिडल मैन, प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड लैक ऑफ डायरेक्ट मार्केट एक्सेस हर्ट फार्मर्स अर्निंग. यानी कि जो मिडल मैन थे, जो बिचौलिया होते हैं, जो मान लो गांव से सामान लेके जाके सिटी पे बेचते हैं, ठीक है. फिर प्राइस फ्लक्चुएशन यानी कि प्राइस का ऊपर नीचे होना, ठीक है. जो फार्मर्स हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पाता होता मार्केट पर. इस सब से क्या होता था, फार्मर्स की जो अर्निंग्स है उनकी कमाई पे बहुत इफेक्ट पड़ता था. नाउ सॉइल डिग्रेडेशन एंड वाटर स्कैरसिटी. ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हार्म लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. जब ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, लैंड जो होता है वो ख़राब हो जाता है और लॉन्ग टर्म पे वो लैंड यूज़ नहीं हो पाता है. तो इससे सॉइल डिग्रेडेशन होती है, वाटर स्कैरसिटी. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए क्या क्या
इनिशिएटिव्स लिए, क्या क्या मेजर्स लाए। फर्स्ट है पीएम किसान, जिसमें 6,000 एनुअली इनकम दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। सेकेंड है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें फोकस होगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे और इरिगेशन सर्विसेज को, इरिगेशन मेथड्स को इम्प्रूव करने में। देन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ को प्रमोट करेगी ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। देन ई नाम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इरिगेशन मार्केट, जो कि फार्मर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करेगी बायर्स से, ठीक है, जो मिडल मैन है उसके रोल को कम करेगी। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, विच ऑफर्स अ क्रॉप इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट नेचुरल डिज़ास्टर, यानी कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, कोई फ्लड आ जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो उससे क्या होगा, क्रॉप इंश्योरेंस होगा और जो किसान है उसको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट इस परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि फोकस करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे और केमिकल यूज़ को कम करने पे। देन किसान क्रेडिट कार्ड, विच प्रोवाइड ईजी क्रेडिट एक्सेस टू मीट फार्मिंग एक्सपेंसेस, यानी कि फार्मर्स को ईजिली लोन मिल जाएगा ताकि वो अपने फार्मिंग को एक्सपेंसेस को मीट कर पाएँ। नाउ इन कंक्लूजन वी कैन से कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने काफ़ी सारे इश्यूज़ फेस किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लाई हैं, जैसे कि इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, मार्केट लिंकेजेस को स्ट्रेंथन करना। इन सब ने इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है ग्रो करने में और एक इनकम जनरेटिंग सेक्टर बनाने में। Next question is describe the crowding out effect and how does it affect the private sector. Crowding out effect basically इसका जो हम easy words में समझें, crowding out वर्ड का मतलब क्या है, क्राउड आउट यानी कि बाहर निकाल देना। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जब अपनी बोरोइंग्स को इंक्रीज़ कर देती है अपने फिस्कल डिफिसिट को मीट करने के लिए, तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके लिए लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसको इजी वर्ड में समझें, फॉर एग्जांपल मान लो कि गवर्नमेंट को एक हाईवे बिल्ड करना है, तो उसके लिए उसने एक बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, ठीक है, बहुत लोन ले लिया। इससे क्या हुआ, जो लोन की डिमांड थी वो मार्केट में बढ़ गई। अब जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, तो उसके प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, तो यानी कि लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो इस वजह से क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्राउड आउट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है लोन लेने से, एक्सपैंड नहीं कर पाता वो काफ़ी बार। तो क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट इसको हम यही बोलते हैं। सो क्राउडिंग आउट effect is an important concept in macroeconomics that explains how government borrowing may indirectly impact the private sector, यानी कि जो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हैं, जो गवर्नमेंट पैसा लेती है, पैसा लोन पर लेती है, वो प्राइवेट सेक्टर को कैसे इम्पैक्ट करता है इनडायरेक्टली। तो जब भी गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है अपनी फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, तो क्या होता है, इससे फ़ंड्स की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, लोन की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, और जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ होते हैं, उनके लिए फ़ंड्स लेना, लोन लेना मुश्किल हो जाता है। सो इसी को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम डेफिनेशन ऑफ द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। Government borrowings so occurs when the government raises funds from a domestic market by issuing securities. So इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है डोमेस्टिक मार्केट से लोन उठा लेती है, ठीक है। डिमांड प्रेशर, इंक्रीज बोरोइंग्स लीड टू हायर डिमांड फॉर अवेलेबल फंड्स इन द इकोनॉमी। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करी, इससे क्या हुआ, जो डिमांड थी फंड की, तो डिमांड थी लोन की, वो इंक्रीज़ हो गई। अब जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ हो गई लोन्स की, तो उससे क्या होगा, इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो विद अ फिक्स्ड सप्लाई ऑफ फंड्स द इंक्रीज डिमांड पुशेस अप इंक्रीज्ड रेट्स, इंक्रीज्ड interest rates. Now mechanism of crowding out effect, increased public spending. So when fiscal deficit widen, the government borrows more, exerting upward pressure on the interest rate. अब जैसे ही fiscal deficit widen होता है तो क्या करती है गवर्नमेंट, और लोन लेती है, और लोन लेती है। जैसे ही लोन लेती है वो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं उससे। रिसोर्स एलोकेशन शिफ्ट,
हायर इंटरेस्ट रेट मेक गवर्नमेंट डेब्ट मोर अट्रैक्टिव रिलेटिव टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होते हैं तो प्राइवेट डेब्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. So competitive financing. As the government secure a larger portion of available fund, less capital is left for private companies to finance expansion and other investment. अब जब गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, एक लार्जर पोर्शन ऑफ फंड्स अपने पास के रख लेती है, क्योंकि जो मार्केट है उसमें लिमिटेड फंड है, अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं. अब जो उन पैसों में से ज़्यादातर पैसा गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया तो बहुत कम पैसा बचता है प्राइवेट कंपनीज के लिए. तो वो प्राइवेट कंपनीज उतने कम पैसे में एक्सपेंशन में, उनकी अदर इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो अब देखते हैं हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्राइवेट सेक्टर पे. सो हायर बोरोइंग कॉस्ट. प्राइवेट बिजनेस फेस इंक्रीज इंटरेस्ट रेट मेक इट मोर एक्सपेंसिव टू सिक्योर फाइनेंसिंग. तो इससे क्या होता है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो प्राइवेट बिजनेसमैन को वही फंड लोन उठाने के लिए मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है. रिड्यूस इन्वेस्टमेंट. इससे क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट जो होती है, न्यू इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कम हो जाती है. स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ. सो विद लोअर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन में बी हैम्पर्ड, अफेक्टिंग ओवरऑल इकोनॉमिक डायनामिज्म. अब इससे क्या है, इवेंचुअली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो जाती है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर को फंड नहीं मिल रहा, प्राइवेट सेक्टर की एक्सपेंशन नहीं हो रही, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी उतनी नहीं दे पा रहे, तो उससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होंगी, एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव नहीं होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, तो इससे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में एक बैड इफेक्ट पड़ता है. सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि द क्राउडिंग आउट इफेक्ट illustrate how heavy government borrowing can inadvertently lead to higher interest rate, thereby restricting access to capital for the private sector. क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये दिखाता है कि जो हैवी गवर्नमेंट बोरोइंग्स हैं वो इंटरेस्ट रेट को कैसे इंक्रीज़ कर देती हैं, जिस वजह से अब मुश्किल हो जाता है प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी भी कैपिटल को लेना, फंड्स को लेना. So this phenomena can show down private investment and hinder broader economic growth, underscoring the importance of balanced fiscal policies. So इस फिनोमिना से क्या होता है, हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, जिससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी इवेंचुअली कम हो जाती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो इसमें हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, उसको डिस्कस कर लिया है. एंड इसके नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.